स्वागत है सभी दोस्तों का आज के इस सेशन में। और आज के इस सेशन में बात करेंगे राजस्थान बोर्ड मॉडल पेपर 2022 हाल सहित कक्षा 12th विषय राजनीतिक विज्ञान। जी हाँ, संजीव डैश वर्ग के 9 मॉडल पेपर इस चैनल पर राजनीतिक विज्ञान और इतिहास के कक्षा 12th का पीपीटी मोड में अपलोड किए जाएंगे। आप सभी से निवेदन है कि हर एक सेशन को शिद्दत से देखिए और शिद्दत से मेहनत करिए। जी हाँ, आप सभी को ये भी पता होगा 3 मार्च 2022 से राजस्थान बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर हर एक मॉडल पेपर का विश्लेषण सहित रखा जाएगा आपके सामने। तो चलिए आइए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गंवाए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र 2022 हल सहित मॉडल पेपर नंबर 1 उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12th विषय राजनीतिक विज्ञान। सभी दोस्तों को ये पता है कि 3 दिसंबर 2022 से राजस्थान में कक्षा 10th और 12th की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। कक्षा 12th में राजनीति का पेपर प्रश्न आपके बोर्ड में कैसा आएगा वैसा का वैसा ही इस सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, आपको परीक्षा का एक पेपर करने में 2 घंटे 45 मिनट का समय मिलेगा। आपका एक पेपर 80 अंकों का होगा। अब प्रश्न कैसे आएंगे उसके अंदर वो मैं नीचे बताने जा रहा हूँ। आप सभी से निवेदन है कि हर एक सेशन को पूरा देखिए, प्रश्न बहुत अच्छे आएंगे। बिल्कुल आपको मेहनत जरूर करनी है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर का सही विकल्प का चयन उत्तर पुस्तिका में लिखें। ठीक है ना। उसमें आपको 12 क्वेश्चन है, पहले के अंदर 12 हैं, 1 2 3 4 ऐसे 12। तो मैं पहला है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना की गई, यानी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना दोस्तों 1949 के अंदर होती है। दूसरा प्रश्न है, शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई। शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई। तो आंसर होगा 1990 के अंदर शॉक थेरेपी अपनाई गई। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, साप्टा संबंधित है। साप्टा संबंधित है, किससे संबंधित है। साप्टा सार्क से संबंधित है साप्टा। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया। भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया कब दोस्तों। 1974 के अंदर भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन है, वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत में क्या सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है। तो आंसर होगा, देखो वायुमंडल है, सड़क मार्ग है, समुद्र सतही, बाहरी अंतरिक्ष भी है। सड़क मार्ग नहीं है। क्या नहीं है। वैश्विक संपदा के अंदर सड़क मार्ग नहीं है। नेक्स्ट छठे क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। 100% बोर्ड के अंदर ये प्रश्न मिलेगा और आपको एक प्रश्न दिलाएगा। ये इसका आंसर सही होगा दोस्तों 1952 के अंदर भारत स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए थे। नेक्स्ट सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवां क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई। नीति आयोग की स्थापना कब होती है। नीति आयोग की स्थापना होती है दोस्तों 2015 के अंदर। कब होती है। 2015 के अंदर। और क्वेश्चन ये आ जाए, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो आंसर होगा प्रधानमंत्री। क्या होगा। प्रधानमंत्री। और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट आठवें क्वेश्चन की बात करते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई दोस्तों। उत्तराखंड से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां क्वेश्चन है, निम्न राजनीतिक दलों में से नया राजनीतिक दल कौन सा है। तो इसका आंसर होगा आम आदमी पार्टी। क्या होगा। आम आदमी पार्टी दल है जो नया दल है। ये सब क्रम वाइज आपको स्थितियाँ याद रखनी चाहिए कि इसमें पुराना कौन है नया कौन है। तो इसमें आंसर होगा आम आदमी पार्टी। 10वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना। या तो ये पूछेगा प्रथम महासचिव कौन थे या पूछेगा वर्तमान महासचिव कौन है।
तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्राइगव ली थे। क्या थे? ट्राइगव ली। और आपसे मेरा सवाल यह है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन है, 2 जून 2014 को निम्न में से कौन सा नया राज्य बना? तो आंसर होगा भारत के अंदर 2 जून 2014 के अंदर कौन सा नया राज्य बना दोस्तों? तेलंगाना नया राज्य बना। 12वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। आंसर होगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और मेरा आपसे यह प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर लिखें। मैंने 2 प्रश्न पूछ लिए हैं दोस्तों, कमेंट हर एक क्वेश्चन का बताना है आपको, ठीक है ना। जो क्वेश्चन पूछना है उसको जरूर जरूर बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आएगा आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये 12 क्वेश्चन ऊपर वाले थे, हर एक प्रश्न का 1 नंबर है, यानी 12 नंबर आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे 12 नंबर के। दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसके अंदर दोस्तों ये 6 रिक्त स्थान है। कितने हैं? 6। और एक रिक्त स्थान 1 नंबर का होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य संख्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य संख्या है। दूसरा है, भारत में संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया गया है। तीसरा है, प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से 1918 तक चला था। तीसरा है, रूस की 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद क्या होता है दोस्तों? समाजवादी सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आया। पांचवा है, नामदेव ढसाल मराठी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। छठा है, मंडल आयोग को उनके अध्यक्ष वीपी मंडल के नाम पर मंडल कमीशन कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अति लघुरात्मक प्रश्नों की। अति लघुरात्मक प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में दीजिए। तीसरे का पहला है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन थे? आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टिटो, कर्नल नासिर और डॉक्टर सुकर्णो। दूसरा है, तीसरे का दूसरा है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? आंसर होगा 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ। तीसरा क्वेश्चन है, सार्क का पूरा नाम क्या है? सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना दोस्तों, एग्जाम में आने लायक है ये प्रश्न। सार्क का पूरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट लगा लेना। नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, द्विराष्ट्र सिद्धांत किस राजनीतिक दल द्वारा दिया गया था? द्विराष्ट्र सिद्धांत किस राजनीतिक दल द्वारा दिया गया था? तो मुस्लिम लीग द्वारा। मुस्लिम लीग एक राजनीतिक दल था और उसके समकालीन भारत के अंदर कांग्रेस राजनीतिक दल था। नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताइए। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? 1951 से 1956 तक है। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन है, ग्रामीण महिलाओं ने शराब के खिलाफ कौन सा विरोधी आंदोलन किया था? तो आंसर होगा ताड़ी विरोधी आंदोलन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एग्जाम में आने लायक है और आप हर एक प्रश्न को याद करने की कोशिश करें। मेहनत बहुत की है सब आपके लिए। ग्रामीण महिलाओं ने शराब के खिलाफ कौन सा विरोधी आंदोलन किया? ताड़ी विरोधी आंदोलन किया। नेक्स्ट 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन है, राजीव गांधी के मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने किन्हें अपना प्रधानमंत्री चुना? तो आंसर होगा पीवी नरसिम्हा राव को। किसको चुना दोस्तों? पीवी नरसिम्हा राव को। 8वां क्वेश्चन है, 2019 का 18वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन किस देश में हुआ था? आंसर होगा अजरबैजान में। कहाँ होता है दोस्तों? अजरबैजान के अंदर 18वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ। नेक्स्ट 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं, व्लादिमीर लेनिन किस पार्टी के संस्थापक थे? बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। ये क्वेश्चन दोस्तों 100% बोर्ड के अंदर मिलने वाला है। 1 नंबर आपको ये प्रश्न दिलाएगा ही दिलाएगा। 101% व्लादिमीर लेनिन किस पार्टी के संस्थापक थे? बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। या तो ये आएगा या फिर इनसे संबंधित 100% एक प्रश्न आपको मिलेगा।
नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वें क्वेश्चन है, कवि द्वारा सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर शब्द किन के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए प्रयुक्त किया गया है। 11वां है, बाम सेप का पूरा नाम लिखिए। बाम सेप का पूरा नाम है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन। क्या है दोस्तों? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन। नेक्स्ट 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर है दोस्तों? वर्गीज कुरियन प्रसिद्ध है। दोस्तों ये आपके 3 क्वेश्चन पूरे हुए हैं। कितने नंबर के 3 क्वेश्चन? 12 पहले के और 12 तीसरे के, 24 और 6 खाली स्थान। 30 नंबर के प्रश्न आपको बहुत सरल आने वाले हैं और इन 30 नंबरों को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। खंड बे के अंदर आपके आएगा लघुरात्मक प्रश्न, उत्तर सीमा लगभग 50 होगी। और चौथा क्वेश्चन है, महाशक्तियों के छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन के 2 कारण लिखिए। महाशक्तियों के छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन के 2 कारण ये थे। महाशक्तियां इन देशों में अपने सैनिक अड्डे बनाकर दुश्मन के देश की जासूसी करती थी। और दूसरा कारण है, महाशक्तियों इन देशों के महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे तेल और खनिज आदि पर अपना नियंत्रण बनाने हेतु इन देशों के साथ सैन्य गठबंधन रखती थी। नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण बताइए। सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण बताइए। सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण निम्नलिखित थे। पहला कारण था सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। और दूसरा कारण था सोवियत संघ की प्रशासनिक गतिरोधता, पार्टी के लिए जनता के प्रति जवाबदेही न रह पा जाना तथा भारी भ्रष्टाचार के कारण सरकार का जनाधार खिसकता चला गया। नेक्स्ट 6ठे क्वेश्चन की बात करते हैं। 6ठा क्वेश्चन है, दक्षेस संगठन के प्राथमिक 7 सदस्यीय देशों के नाम लिखिए। दक्षेस संगठन के प्राथमिक 7 सदस्यीय देश ये है। पहला है भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा नेपाल, 5वां श्रीलंका, 6ठा मालदीव और 7वां भूटान। दोस्तों इन 7 सदस्यों की मैं इसी चैनल पर एक छोटी सी ट्रिक बनाकर शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, रियो सम्मेलन के कोई 2 परिणाम लिखिए। रियो सम्मेलन के 2 परिणाम निम्नलिखित हैं। वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर बढ़ते सरोकारों को इस सम्मेलन में एक ठोस रूप मिला। दूसरा था, इसमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियम आचार निर्धारित हुए। नेक्स्ट 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। समाजवादी दलों और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच 2 अंतर बताइए। समाजवादी दलों और कम्युनिस्ट पार्टी में अंतर। पहला अंतर है, समाजवादी दल लोकतांत्रिक विचारधारा में विश्वास करते हैं जबकि कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारा के अधिनायकवादी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। दूसरा कारण है, समाजवादी दल पूंजीपतियों और पूंजी को पूर्णतः अनावश्यक और समाज विरोधी नहीं मानते हैं जबकि कम्युनिस्ट पार्टी इन्हें पूर्णतः अनावश्यक और समाज द्रोही मानती है। ये 2 कारण हैं। 9वां प्रश्न है, हरित क्रांति के 2 सकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। सकारात्मक परिणाम ये है दोस्तों। पहला है, हरित क्रांति से खेतीहर पैदावार में सामान्यतः किस्म का इजाफा हुआ, ज़्यादातर गेहूं की पैदावार बढ़ी और देश में खाद्यान्न की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई। दूसरा है, हरित क्रांति के कारण मध्यम श्रेणी के भू स्वामित्व वाले किसानों का उभार हुआ। नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता आंदोलन के संस्थापक देशों के नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे ये दोस्तों, 100% ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है और कई एग्जाम पहले बोर्ड में आ चुका है और अब की बार 2022 के अंदर भी ये आने का चांसेस है। तो आप इसको इम्पोर्टेंट जरूर लगाइए और याद जरूर कर लीजिए। पहला सदस्य था जवाहरलाल नेहरू, भारत से संबंधित रखते थे जो। दूसरे थे जोसेफ ब्रांज टीटो जो यगोस्लाविया के थे। तीसरे थे गमाल अब्दुल नासिर जो मिस्र के थे और चौथे थे सुकर्णो जो इंडोनेशिया के थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद करके जरूर जाना। नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। सोवियत
अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं दो विशेषताओं का जिक्र करो। पहला है, सोवियत अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी, जबकि पूंजीवादी देशों में मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया गया था। और दूसरा है, सोवियत अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित थी, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। ये दो विशेष सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था को अलग बनाने की विशेषता है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लगेगी। नेक्स्ट 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसे दो मसलों के नाम बताइए जिन पर भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग है। आंसर होगा भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग के मुद्दे। पहला है, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मुद्दे पर दोनों देशों ने निरंतर सहयोग किया है। और दूसरा है, आर्थिक संबंध के क्षेत्र में दोनों देश परस्पर सहयोगी रहे हैं। बांग्लादेश भारत की पूर्व की ओर देखो नीति का हिस्सा है। तो ये एक छोटा क्वेश्चन भी बन सकते हैं आपके कि पूर्व की ओर देखो नीति का हिस्सा है। नीचे ऑप्शन में देते बांग्लादेश, पाकिस्तान, जैसे नेपाल, भूटान। तो ये भी एक क्वेश्चन बनने लायक है। मैं छोटे क्वेश्चनों की बीच बीच में चर्चा करता रहूँगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बन सकता है छोटा। नेक्स्ट 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां क्वेश्चन है, आतंकवाद सुरक्षा के लिए परंपरागत खतरे की श्रेणी में आता है या अपरंपरागत उल्लेख कीजिए। आतंकवाद, आंसर होगा आतंकवाद सुरक्षा के लिए अपरंपरागत खतरे की श्रेणी में आता है। तो ये यहाँ पर दोस्तों छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि आतंकवाद सुरक्षा के लिए कौन सी श्रेणी अपरंपरागत खतरे की श्रेणी में आता है। चूंकि ये नई छिपी हुई चुनौती है, इसका सामना परंपरागत सैन्य तरीकों से नहीं किया जा सकता है। इसी कारण वर्तमान में आतंकवाद से निपटने के लिए विश्व के राष्ट्र वैश्विक स्तर पर आपसी सहयोग का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां क्वेश्चन है, क्या एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ। तो आंसर होगा हाँ, एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ, क्योंकि इसके कारण कोई भी अन्य विचारधारात्मक गठबंधन या पार्टी उभर कर सामने नहीं आ पाई। दूसरा है, इसमें राजनीतिक तानाशाही को भी बल मिला और लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास हुआ। नेक्स्ट 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां क्वेश्चन है, बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हो। उत्तर होगा बॉम्बे प्लान 1944 में भारतीय उद्योगपतियों का एक समूह बॉम्बे में एकत्रित हुआ। इस बैठक में इन उद्योगपतियों ने नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे ही बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये आएगा, मैं ये कहता हूँ आ सकता है, तो याद जरूर करिए। नेक्स्ट बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की। 16वां क्वेश्चन है, 1970 के दशक में इंदिरा गांधी सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी। कोई दो कारण लेके। तो होगा 1970 के दशक में श्रीमती इंदिरा गांधी की लोकप्रियता के कारण। पहला कारण है करिश्मावादी नेता। वह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की पुत्री, गांधी नेहरू परिवार की वास्तविक उत्तराधिकारी होने तथा देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने के कारण करिश्माई नेता के रूप में मतदाताओं में अधिक लोकप्रिय हुई। इसका वर्तमान में उदाहरण कहें तो वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी भी करिश्माई नेता के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा है प्रगतिशील कार्यक्रमों की घोषणा। प्रगतिशील कार्यक्रमों की घोषणा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, पिरविपर्श को समाप्त करना तथा 20 सूत्री प्रगतिशील कार्यक्रम की प्रस्तुतिकरण से वह अधिक लोकप्रिय हो गई। ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छा सवाल है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट आप खंड 6 के अंदर दिगर उत्तरीय प्रश्न आएंगे। उत्तर शब्द सीमा लगभग 100 रहने वाली है। कितनी रहेगी दोस्तों, 100 रहेगी। 17वां क्वेश्चन है, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किन की भूमिका प्रमुख है। ये अथवा के अंदर आएगा, इनके अंदर एक प्रश्न। और दूसरा होगा, दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियों कैसे प्रभावित करती है।
यहाँ से दोस्तों अथवा के अंदर शुरू प्रश्न होंगे और अंत तक अथवा में चलेंगे, यानी इन दोनों में से एक करोगे तो पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसकी आंसर की चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, श्रीलंका का जातीय संघर्ष। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में सीएनली बहुसंख्यवाद और आतंकवाद दोनों ही प्रमुख भूमिका रही। श्रीलंका में सीएनली समुदाय बहुसंख्यक है, जो अल्पसंख्यक तमिलों के खिलाफ सीएनली राष्ट्रवादियों का मनमाना था कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाने चाहिए, क्योंकि श्रीलंका सिर्फ सीएनली लोगों का है। तमिलों के प्रति उपेक्षा गरे बर्ताव से एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद हुई और 1943 के बाद से उमर तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी लिट्टे ने तमिल इलम यानी श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग की और श्रीलंका ने जातीय संघर्ष तेज होने लगा और विस्फोटक तथा व्यापक हत्याएं की जाने लगी। लेकिन सन 2009 में लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण के सैनिक कार्रवाई में मारे जाने के पश्चात ये समस्या समाधान के कारगर पर है। ये दोस्तों काफ़ी कठिन सवाल है, फिर भी आपको याद करना है। अथवा के अंदर जो दूसरा क्वेश्चन था ये आपको पढ़ना है। दक्षिण एशिया में बाहरी शक्तियों द्वारा द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करना। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। पहला कारण था चीन की रणनीति साझेदारी पाकिस्तान के साथ है और ये भारत चीन संबंधों में एक बड़ी कठिनाई है। वर्तमान में भी ऐसा ही चल रहा है। दूसरा है शीत युद्ध के दौरान दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभाव तेजी से बढ़ा। अमेरिका ने शीत युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों से अपने संबंध बेहतर किए। वह भारत पाक के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। उसके प्रभाव स्वरूप ही दोनों देशों में आर्थिक सुधार हुए हैं और उदार नीतियों अपनाई गई और इससे दक्षिण एशिया में अमेरिकी भागीदारी ज़्यादा गहरी हुई और साथ ही इस क्षेत्र में सुरक्षा एवं शांति के भविष्य से अमेरिका के हित भी बंधे हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की। 18वां क्वेश्चन भी आपका अथवा में है। 18वां क्वेश्चन है साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों से क्या अभिप्राय है, हम इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं। अथवा में है वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से विभिन्न देशों में प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए। तो पहला का आंसर है साझी तथा अलग अलग जिम्मेदारियों से आशय। विश्व पर्यावरण की रक्षा के संबंध में साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी से आशय यह है कि धरती के पर्यावरण की रक्षा के लिए सभी राष्ट्र आपस में सहयोग करेंगे, लेकिन पर्यावरण की विश्वव्यापी अपव्यय में विभिन्न राष्ट्रों का योगदान अलग अलग है। इसे देखते हुए इसकी रक्षा में विभिन्न राष्ट्रों की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां के सिद्धांत को लागू करना। तो पहला है इसके अंदर विकसित देशों के समाजों का वैश्विक पर्यावरण पर दबाव ज़्यादा है और इसके पास विपुल प्रौद्योगिकी तथा वित्तीय संसाधन है, अतः ये देश अपनी विशिष्ट जिम्मेदारियां निभाएं। दूसरा है विकासशील देशों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम है, इसलिए इन पर क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं को लादा न जाए। ये देश अपनी क्षमता अनुसार स्व इच्छा से इस और अपनी जिम्मेदारी निभाए। और अथवा के अंदर जो प्रश्न था उसका उत्तर ये है निम्नलिखित कारणों से वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से विभिन्न देशों में प्राथमिक सरोकार बन गए। पहला कारण था इसके जल राशि की कमी तथा जल प्रदूषण, चारागाहों की समाप्ति, भूमि की उर्वरकता की कमी के कारण खाद्यान्न उत्पादन जनसंख्या के अनुपात में कम हो रहा है। दूसरा है विकासशील देशों की जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता है और यहाँ इस वजह से 30 लाख से ज़्यादा बच्चे हर साल मौत के शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, विकासशील देशों की जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता है और यहाँ इस वजह से 30 लाख से ज़्यादा बच्चे हर साल मौत के शिकार हो रहे हैं। तीसरा है
वनों की अंधाधुंध कटाई से लोग विस्थापित हो रहे हैं तथा यहाँ दोस्तों जल विविधता की हानि जारी है। चौथा है वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी होने से पारिस्थितिकी तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। नेक्स्ट 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां क्वेश्चन है दलित पैंथर्स ने कौन से मुद्दे उठाए और इसके अथवा में है क्या ओजोन और विरोध के कार्रवाइयों से देश का लोकतंत्र मजबूत होता है और अपने उत्तर की पुष्टि उदाहरण सहित दीजिए। नेक्स्ट इसके आंसर बात करते हैं। दलित पैंथर्स द्वारा उठाए गए मुदलित बस शताब्दी के दलित शिक्षित वर्ग का आंदोलन था। इसमें ज़्यादातर शहर की झुग्गी बस्तियों में पनप कर बड़े हुए दलित पैंथर्स ने दलित समुदाय से संबंधित सामाजिक असमानता, जातिगत आधार पर भेदभाव, दलित साथ दुर्व्यवहार, दलितों को सामाजिक एवं आर्थिक उत्पीड़न तथा दलितों के लिए आरक्षण जैसे मुद्दे उठाए। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की जो हाथों में था उसकी बात करते हैं। शांतिपूर्ण आंदोलन एवं विरोध की कार्यवाहियों से लोकतंत्र मजबूत होता है, इसके निम्नलिखित कारण दिए जा सकते हैं। पहला है चिपको आंदोलन। पेड़ों की कटाई रोकने हेतु अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीके से चलाया गया ये एक व्यापक जन आंदोलन था। सरकार इसकी लोकतांत्रिक मांगों के समकक्ष झुकी। दूसरा था वामपंथियों द्वारा चलाए गए किसान और मजदूर आंदोलनों द्वारा जन साधारण में जागृति उत्पन्न, राष्ट्रीय कार्यों में भागीदारी बढ़ाने में सफलता मिली। तीसरा है दलित पैंथर्स नेताओं द्वारा चलाए गए आंदोलनों ने आदिवासी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों में चेतना पैदा की। चौथा है आपके सामने उदाहरण, ताड़ी विरोधी आंदोलन ने नशाबंदी और मद्य निषेध के विरोध का वातावरण तैयार किया। इससे महिलाओं को विधायिका में दिए जाने वाले आरक्षण के मामले उठे, महिलाओं में राजनीतिक चेतना बढ़ी। ये दोस्तों ताड़ी आंदोलन आ सकता है एग्जाम के अंदर। ताड़ी आंदोलन का संबंध किससे था दोस्तों? नशाबंदी से था। किससे था? नशाबंदी से था। विशेष तौर से किससे? शराब से था। शराब को बंद करना था। नेक्स्ट 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वां क्वेश्चन है कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर समाप्त हो गया, इसके बावजूद देश की राजनीति पर कवि का असर लगातार कायम है, क्या आप इस बात से सहमत है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। अथवा के अंदर है मंडल आयोग का सविस्तार वर्णन करो। पहला क्वेश्चन है देश की राजनीति पर कांग्रेस का असर। देश की राजनीति से यद्यपि कांग्रेस का प्रभुत्व सम हो गया, परंतु अभी कांग्रेस का असर कायम है, क्योंकि अब भी भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक कांग्रेस के इर्द गिर्द रही है तथा सभी राजनीतिक दल अपनी नीतियों एवं योजनाएं कांग्रेस को ध्यान में रखकर बनाते हैं। अभी कांग्रेस पार्टी दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, वर्तमान में भी दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। 2004 तथा 2009 के लोकसभा के चुनाव में इसने अन्य दलों के सहयोग से केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई। यद्यपि 2014 के लोकसभा चुनाव में 44 और 2019 के चुनाव में 52 ही सीटें प्राप्त हुई, तथापि उसके मत प्रतिशत में बहुत अधिक अंतर नहीं आया है। अतः कहा जा सकता है कि कमज़ोर होने के बावजूद भी कांग्रेस का असर भारतीय राजनीति पर कायम है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। दूसरा प्रश्न है मंडल आयोग के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, मंडल आयोग वाला आ सकता है। मंडल आयोग केंद्र सरकार ने 1978 में पिछड़ा वर्ग की स्थिति को सुधारने के उपाय बताने हेतु विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया, जिसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों छोटा क्वेश्चन बनने लायक ये प्रश्न है। एक तो है मंडल आयोग की स्थापना किसने की थी दोस्तों? विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल ने की थी, और ये अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग। मंडल आयोग का संबंध किससे है दोस्तों? पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है, पिछड़ा वर्ग से इनका संबंध है। और इसकी स्थापना कब हुई? मंडल आयोग की स्थापना 1978 के अंदर मंडल आयोग की स्थापना होती है। छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखना। छोटे क्वेश्चनों को अभी बार अधिक महत्व दिया गया है, 30 प्रश्न आने वाले छोटे। उसके बाद में आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें पेश की। आयोग ने शिक्षा संस्थाओं और सरकारी नौकरियों के
कम मौजूदगी को देखते हुए इन पिछड़ी जातियों के लिए शिक्षा संस्थानों तथा सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षित करने की सिफारिश की। मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति सुधारने के लिए भूमि सुधार जैसे कई अन्य समाधान भी किए। ये दोस्तों आ सकता है 27% आरक्षण। कितना प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया है? 27% दिया गया है। नेक्स्ट खंड दे, और ये आपके पेपर का अंतिम खंड है दे, जिसके अंदर निबंधात्मक प्रश्न है। इसके अंदर सब सीमें 250 होंगी और 3 प्रश्न आएंगे इसके अंदर 21, 22, 23, और तीनों ही अत्वा में होंगे और सभी का आंसर मैं बताने वाला हूँ। पहला है 21वां, संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखाओं और एजेंसियों को सुमेल उनके काम में करो, यानी इनको सुमेलित करना है कि कौन कौन सी एजेंसियाँ क्या काम। पहली है दोस्तों आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसका क्या काम है? इसका काम है सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण का काम है। इसको दोस्तों ये मिलान वाला क्वेश्चन है, तो ये मिलेगा दोस्तों इससे। किससे मिलेगा? इससे। आर्थिक सामाजिक परिषद का काम है सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की चिंता। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का काम है सदस्य देशों के बीच मौजूद विवादों का निपटारा करना। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय आणविक एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय आणविक एजेंसी का काम क्या है? तो ये है दोस्तों परमाणु प्रौद्योगिकी की शांतिपूर्ण उपयोग और सुरक्षा। और चौथा है सुरक्षा परिषद का कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और संरक्षण। इसका काम है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण। ये भी दोस्तों 4 नंबर का आने वाला है, वो भी अथवा में आने वाला है। प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छा ये प्रश्न है। नेक्स्ट इसके अथवा में प्रश्न है निम्न कार्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियों से सुमेलित करिए। पहला है वैश्विक वित्त की देखरेख। वैश्विक वित्त की देखरेख कौन करता है दोस्तों? वैश्विक वित्त की देखरेख करता है अंतर्राष्ट्रीय, ये दोस्तों इससे मिलान होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। दूसरा है स्वदेशी देशों के बीच मुक्त व्यापार की राह आसान बनाना। ये कौन सा काम, ये कौन करता है दोस्तों? ये करता है विश्व व्यापार संगठन। एक दूसरे का एक से मिलान होगा। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ के मामलों में समायोजन एवं प्रशासन। ये काम कौन करता है? ये काम करता है दोस्तों सचिवालय। कौन करता है? सचिवालय। ऐसे मिलान करना है आपको। चौथा है सबके लिए स्वास्थ्य। सबके लिए स्वास्थ्य कौन करता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। कौन करता है दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO काम करता है। नेक्स्ट 22वें प्रश्न की बात करते हैं। 22वां प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? इसके प्रमुख कार्य एवं सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। इसके अथवा में प्रश्न है राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। आज़ादी के समय देश के पूर्व और पश्चिम इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के लिहाज से मुख्य अंतर क्या थे? पहला है राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग के जोर पकड़ने पर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब होती है? 1953 के अंदर नया राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना होती है। राज्य पुनर्गठन आयोग का कार्य क्या है? ये भी दोस्तों ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। राज्य पुनर्गठन आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के मसले पर गौर करना है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें क्या है, इन पर चर्चा करते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने ये सिफारिश की कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर होना चाहिए। इस आयोग की प्रमुख सिफारिश यह थी कि भारत की एकता व सुरक्षा भाषाई एवं सांस्कृतिक सहजातीय तथा वित्तीय प्रशासनिक विषयों पर उचित ध्यान रखते हुए राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए। इस आयोग की सिफारिश के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम पास हुआ, जिसके आधार पर 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बने गए। अब नेक्स्ट है सिफारिशों का आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन में अगर परिणाम निकले, इससे क्या फायदा हुआ? ये भी पहला हुआ दोस्तों एक लोकतांत्रिक कदम। भाषा के आधार पर तय राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में देखा गया है। दूसरा है सीमांकन का समरूप आधार। भाषावार पुनर्गठन से राज्यों के रोमांकन के लिए एक समरूप आधार भी मिला है। तीसरा है एकता पर बल।
भाषावार पुनर्गठन से देश की एकता और ज़्यादा मजबूत हुई। चौथा है दोस्तों विभिन्न सिद्धांतों को विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृत। भाषावार राज्यों के पुनर्गठन से विभिन्नता के सिद्धांतों को स्वीकृति मिली। नेक्स्ट 8वां में क्वेश्चन है आपके, स्वतंत्रता के समय भारत के समकक्ष आई राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों की बात करते हैं। भारत को स्वतंत्रता के समय भारत के समकक्ष राष्ट्र निर्माण की निम्नलिखित 3 तरह की चुनौतियां आई थी। कितने तरह की? 3 तरह की चुनौतियां आई है। पहली चुनौतियां हैं राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा की चुनौती। स्वतंत्रता के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की तत्कालिक प्रमुख चुनौती भी भारत को एकता के सूज में बांधने की थी। यहाँ विभिन्न धर्मों, जातियों, वर्गों, भाषाओं और संस्कृति को मानने वाले लोग रहते थे। इनमें एकता कायम करने की एक चुनौती थी, क्योंकि हर क्षेत्रीय उप क्षेत्रीय पहचान को कायम रखते हुए देश की एकता और अखंडता को कायम रखना था। दूसरे देशी राज्यों को भारत संघ में विलीन करने की भी एक विकट समस्या थी। इस तरह स्वतंत्रता के बाद तात्कालिक प्रश्न राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा को चुनौती का था। दूसरा है दोस्तों कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करना। क्या है दोस्तों? लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करना। देश के सामने दूसरी प्रमुख चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की थी। स्वतंत्रता के बाद भारत ने संसदीय प्रतिनिध्यात्मक लोकतांत्रिक मॉडल को अपनाया। ये प्रश्न दोस्तों छोटा बन सकता है कि भारत ने स्वतंत्रता के बाद संसदीय प्रतिनिध्यात्मक लोकतांत्रिक मॉडल को अपनाया। छोटा क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन अब देश के सामने ये चुनौती थी संवैधानिक संविधान पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवहार की व्यवस्थाएं चलन में आए ताकि लोकतंत्र कायम में रह सके तथा एक ऐसे समतामूलक समाज का विकास किया जाए जिसमें सभी वर्गों का भला हो सके। तीसरा कारण था आर्थिक विकास हेतु नीति निर्धारित करना। स्वतंत्रता के समय देश के समकक्ष तीसरी प्रमुख चुनौती थी आर्थिक विकास हेतु नीतियां का निर्माण करना था। अतः देश के सामने नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप आर्थिक विकास करने और गरीबी को खत्म करने के लिए कारगर नीतियों का निर्धारण करने की चुनौती थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि आज़ादी के समय देश से पूर्व और पश्चिम इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौती के लिए जैसे 2 मुख्य अंतर आज़ादी के समय देश की पूर्व पश्चिम इलाकों के राष्ट्र निर्माण की चुनौती के लिए के अंतर निम्नलिखित थे। पहला कारण था पूर्वी क्षेत्रों में भाषाई समस्या अधिक थी, जबकि पश्चिम क्षेत्र में धार्मिक और जातिवाद समस्या थी। दूसरा था पूर्वी क्षेत्र में सांस्कृतिक एवं आर्थिक संतुलन की समस्या थी, जबकि पश्चिम क्षेत्र में विकास को चुनौती थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 23वें प्रश्न की। 23वां प्रश्न है 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का क्या अर्थ है? कांग्रेस पार्टी किन मसलों को लेकर 1969 में टूट के शिकार हुई थी? और इसके 8वां प्रश्न है 1971 के चुनाव और कांग्रेस की पुनर्स्थापना तथा उसके परिणामों पर टिप्पणी लिखिए। सिंडिकेट को अर्थ क्या होता है दोस्तों? कांग्रेसी नेताओं ने एक समूह को एक औपचारिक रूप से सिंडिकेट के नाम से पुकारा। वापस बोल रहा हूँ मैं, कांग्रेसी नेताओं ने एक समूह को एक अनौपचारिक रूप से सिंडिकेट के नाम से पुकारा। इस समूह के नेताओं को पार्टी के संगठन पर अधिकार एवं नियंत्रण था। सिंडिकेट के अगुवा के कामरेज थे। ये भी प्रश्न दोस्तों छोटा प्रश्न बन सकता है। सिंडिकेट के अगुवा कौन थे दोस्तों? के कामरेज थे। कौन थे? के कामरेज थे। इसमें विभिन्न प्रांतों के ताकतवर नेता जैसे बम्बई सिटी अब मुंबई के एस के पाटिल, मैसूर अब कर्नाटक के एस निजलिंगप्पा, आंध्र प्रदेश के एन संजीव रेड्डी और पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष शामिल थे। दोस्तों 2 नंबर का ये भी प्रश्न बन सकता है कि सिंडिकेट के प्रमुख नेता कौन थे? ये चारों के नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी के विभाजन या टूट के कारण 1969 में कांग्रेस के विभाजन एवं टूट के निम्नलिखित कारण रहे हैं। पहला कारण क्या है दोस्तों? इसको पढ़ते हैं। पहला कारण है दक्षिणपंथी और वामपंथी विचारधाराओं के समर्थकों के मध्य कलह। 1967 के चौके आम को हार के बाद नेता दक्षिणपंथी विचारधारा वालों के साथ मिलकर चुनाव हना चाहते थे और कुछ वामपंथी विचारधारा वाले दलों के साथ कांग्रेस के नेताओं की ये कलह उस
का मुख्य कारण बनी। दोस्तों इसमें थोड़ी टाइपिंग सही नहीं हो पाई, इसके लिए मुझे माफ़ करिए, आप थोड़ा सा देख लेना ध्यान से। दूसरा है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन को लेकर मतभेद। 1969 में राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस द्वारा समर्थित उम्मीदवार एन रेड्डी को बी मती गांधी वह उनके समर्थकों ने मत न देकर एक स्वतंत्र मोरवी वी गिरी को समर्थन दिया, जिससे चुनाव में वी गिरी जीत गए और ये घटना कांग्रेस पार्टी के विभाजन का प्रमुख कारण बनी। दोस्तों यहाँ विभाजन लिख लेना, थोड़ा सा टाइपिंग नहीं सही हो पाया। नेक्स्ट तीसरा है युवा तुर्क एवं सिंडिकेट के बीच कलह। 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन का एक कारण युवा चंद्रशेखर, चरणजीत यादव, मोहन धारिया, कृष्णकांत एवं आर के सिन्हा तथा सिंडिकेट फार्मराज, एस के पाटिल, अतुल्य घोष और निजलिंगणा के बीच होने वाली कलह भी रही। चौथा कारण था वित्त विभाग मोरारजी देसाई से वापस लेना। श्रीमती गांधी की मोरारजी देसाई से वित्त विभाग को वापस लेना तथा बैंक राष्ट्रीयकरण के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल में सर्वसम्मति से पारित कर देने की कार्यवाही ने भी कांग्रेस विभाजन को मुखरित किया, यानी विभाजित किया। नेक्स्ट पांचवा कारण है सिंडिकेट द्वारा श्रीमती गांधी को पद से हटाने का प्रयास। 1969 में कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार के चुनाव हार जाने के बाद सिंडिकेट ने प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को पद से हटाने का प्रयास किया, परंतु वह इसमें सफल नहीं हो सका। उपयुक्त घटनाओं के कारण कांग्रेस में आंतरिक कलह इस कदर बढ़ गया कि नवंबर 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। अथवा में जो प्रश्न था उसका आंसर है 1971 का चुनाव और उसके परिणाम क्या रहा, इनके बारे में है। 1969 में कांग्रेस के विभाजन के बाद यद्यपि इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई थी, लेकिन वह डीएमके तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन से टिकी रही। अब श्रीमती गांधी को सरकार ने भूमि सुधार कानूनों के क्रियान्वयन, भू परिसीमन के कानून, बैंक राष्ट्रीयकरण तथा पृथ्वी वर्ष को समाप्ति आदि के द्वारा अपना समाजवादी रंग पेश किया तथा 1970 में लोकसभा भंग कर 1971 में चुनाव कराए। कांग्रेस आर और सीपीआई के गठबंधन को इस चुनाव में लोकसभा की 375 सीटें मिली और इसने कुल 48.4% मत हासिल किए। अकेले इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर ने 352 सीटें तथा 44% वोट हासिल किए और 1971 के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी को ऐतिहासिक जीत की प्राप्ति हुई। 1971 के चुनाव में जहां श्रीमती गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, वहीं उनके विरोधियों ने इंदिरा गांधी हटाओ का नारा दिया, जिससे मतदाताओं ने पसंद नहीं किया तथा श्रीमती गांधी के पक्ष में मतदान किया। अपनी भारी भरकम जीत के साथ इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस ने अपने दावे को साबित किया कि वही असली कांग्रेस है और उसे भारतीय राजनीति में फिर से प्रभुत्व के स्थान पर पुनर्स्थापित किया। दोस्तों एक छोटा क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? दोस्तों इंदिरा गांधी ने दिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोटा प्रश्न बन सकता है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया। कांग्रेस की पुनर्स्थापना के बारे में चर्चा करते हैं। कांग्रेस की पुनर्स्थापना 1971 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश में एक बड़ा राजनीतिक और सैन्य संकट उठ खड़ा हुआ। 1971 के चुनाव के बाद पूर्वी पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर युद्ध छिड़ गया। दोस्तों यहाँ पर बुद्ध नहीं है, युद्ध है। क्या है? युद्ध छिड़ गया। इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश बना। इन घटनाओं से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में चार चांद लग गए। विपक्ष के नेताओं तक ने उनके राज्य कौशल की प्रशंसा की। 1972 के राज्य विधानसभा के चुनावों में उनकी पार्टी को व्यापक सफलता मिली। उन्हें गरीब वंचितों की रक्षक और एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में देखा गया। पार्टी के अंदर अथवा बाहर उनके विरोध की कोई गुंजाइश न बची। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के साथ साथ राज्य स्तर के चुनाव में भी भारी सफलता प्राप्त हुई। चलिए दोस्तों, तो आज हमने लगभग कितने क्वेश्चन हल कर लिए दोस्तों? बोर्ड का पहला मॉडल पेपर संपूर्ण व्याख्या सहित हल कर लिया है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। इसी के साथ ही राजनीतिक विज्ञान के 9 मॉडल पेपर इस चैनल पर मैं हल करवाऊंगा और कक्षा 10th के सामाजिक विज्ञान के सभी मॉडल पेपर
इसी प्रकार इस चैनल पर अपलोड करूँगा और कक्षा 12th का इतिहास भी इस पर अपलोड किया जाएगा। आपसे ये निवेदन है कि सेशन को पूरा देखिए, जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। मैंने आपके लिए मेहनत की है और करता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।